मानो चिड़िया की शादी हुए कई माह गुजर गए थे, मगर अभी तक उसने अंडा नहीं दिया था। इसी वजह से उसकी सास उससे बहुत नफरत करती थी। बेटा, इस बांझ चिड़िया को घर से निकाल दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। नहीं माँ, वो पत्नी है मेरी, मैं कैसे उसे घर से निकाल दूँ? वो कहाँ जाएगी? उसका कौन है इस दुनिया में हमारे सिवा? जो भी हो बेटा, मुझे पोता चाहिए। वो माँ बेटा बैठे हुए थे कि बहू रानी भी दाना लेकर घर आ जाती है। सासू माँ देखें, आज मैं आपके लिए मकई का दाना लेकर आई हूँ। ये दाना तुम खुद ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारा लाया हुआ दाना। पोता तुम मुझे दे नहीं सकती हो और लाती हो मेरे लिए मकई का दाना। माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? तो और क्या मेरा दोष है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सासू माँ अपनी बहू को घर से निकाल देती है। उसकी बहू जंगल की दूसरी दिशा में जाकर अपना घोंसला बना लेती है। माँ, रानो कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटा, मैं तो नदी पर पानी पीने गई हुई थी। जरूर आपने उसे कुछ कहा होगा। ना ना बेटा, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। गुस्से में उसका बेटा भी घर से चला जाता है। गोरी बहन, मेरी पत्नी घर में नहीं है, क्या वो तुम्हारे पास आई है? नहीं, तुम्हारी पत्नी मेरे घर तो नहीं आई, मगर जब तुम काम पर गए थे तो तुम्हारी माँ उसे बहुत बुरा भला कह रही थी। मुझे शक है कि तुम्हारी माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी को पूरे जंगल में ढूंढता है। आखिरकार वो अपनी पत्नी को ढूंढता ढूंढता जंगल की दूसरी दिशा में जाता है। वहाँ उसकी पत्नी एक छोटे से घोंसले में बैठी हुई रो रही थी। आप यहाँ रो रही हैं और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ। आप घर जाएं, मैं यहाँ खुश हूँ। सासू माँ मुझे अब घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी तुम्हारे पास ही रहूँगा। माँ को आपकी जरूरत है, वो बूढ़ी हैं, वो दाना कैसे लाएंगी? मेरी बहू की वजह से मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। उस मनहूस ने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया है। ऐसा कहते हुए सासू माँ अपने बेटे को ढूंढने जाती है। वो भी उड़ती उड़ती जंगल की उसी दिशा में चली जाती है जहाँ उसकी बहू ने अपना घोंसला बना लिया था। वो अपने बेटे और बहू को देखकर थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। अगर सासू माँ मेरे बिना खुश है तो आप उन्हें खुश रखें, वो माँ है आपकी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई दुख हो। मगर माँ भी तो समझने की कोशिश नहीं करती। अगर तुम माँ नहीं बनी तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? माँ को भूख लगी होगी, ये दाना मैं अपने लिए लाई थी। आप ये दाना माँ के लिए ले जाएं। मुझे मालूम है इस समय माँ दाना खाती हैं। सासू माँ ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है। वो जल्दी से वहाँ से जाती है और अपनी बहू को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, आज से तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम हो कि फिर भी मेरा इतना ख्याल कर रही हो। ऐसा ना कहें सासू माँ, एक बेटी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अगर माँ और बेटी का प्यार ऐसे ही पड़ना था तो माँ, आपने रानो को घर से निकालकर बहुत अच्छा किया। फिर वो सब हंसने लगते हैं और खुशी खुशी वो सब घर वापस चले जाते हैं। उड़ने में वो कौवा तो बहुत माहिर था, इसी कारण वो तो हर समय अपनी पढ़ाई में लगा रहता। जो भी बात होती अपनी ही तारीफें शुरू कर देता। चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि तोता कहता है, दूसरे जंगल में मेरा कजन रहता है, उसका लाल रंग है और वो बहुत सुंदर तोता है। अगर कभी गए तो हमें भी मिलाना तोते भैया अपने कजन से। हम भी देखेंगे कि आपका तोता कजन कैसा है। सुंदर होगा, परंतु उड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता कोई भी। मैं सबसे तेज उड़ सकता हूँ, मैं उल्टा होकर उड़ सकता हूँ, मैं तो अपना मुंह पीछे की दिशा में करके भी उड़ सकता हूँ। अरे अरे कौवे भैया, अब बस भी करो, अब अपनी इतनी भी तारीफें ना करो। कभी कभी अपनी इतनी बढ़ाई पक्षियों को नुकसान भी पहुँचा देती है। ऐसे वो कालू कौवा तो हमेशा अपनी ही तारीफें करता रहता और अपनी तेज रफ्तार का हमेशा घुमंड करता। बुलबुल अपना भोजन लेकर जा रही थी कि वो कौवा पीछे से तेजी से उड़ता हुआ आता है और बुलबुल का भोजन छीनकर हवा में अपने करतब करता हुआ भाग जाता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा होगा, इसकी तो सुगंध ही बहुत मीठी है, मुझे अब इसे खाने में कितना मजा आएगा। फिर कौवा आता है और कबूतर का अमरूद छीन लेता है।
सबसे ज्यादा रफ्तार है मेरी। इस जंगल में कोई नहीं जो मेरा मुकाबला करे, इसलिए सबसे मीठा फल भी मेरा बनता है। अरे काले कौवे, तो जाओ फिर कहीं से ढूंढ कर खाओ। मेरा अमरूद आपने क्यों छीन लिया है? क्योंकि मैं तेज उड़ सकता हूँ, मैं उल्टा भी उड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा अमरूद छीन लिया है। तुम मुझे पकड़ भी तो नहीं सकते। ऐसा कहते हुए वो कौवा फिर से उड़ जाता है और गायब हो जाता है। सब पक्षी उस कालू कौवे से बहुत तंग थे, क्योंकि वो तो सबका ही भोजन छीन लेता। फिर एक दिन वो सब दोस्त गहरे सागर पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। कौवा फिर से अपनी बढ़ाई शुरू कर देता है। ये तो मैं हूँ कालू कौवा। मेरे पिताजी तो कई बार उड़ते उड़ते इतना ऊंचा चले जाते थे कि नीले आकाश को अपना पंख लगाकर वापस आते थे। हमें सब पता है, परंतु ये आपकी बातें किसी न किसी दिन आपको नुकसान देंगी। ऐसे ही वहाँ तोते का कजन भी आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और कौवे, देखा मैं ना कहता था कि मेरा कजन बहुत सुंदर है कोई इस जंगल में मेरे कजन जैसा सुंदर? और मैं बहुत तेज उड़ भी सकता हूँ, मैं दूर तक उड़ सकता हूँ, मैं ज्यादा ऊंचा उड़ सकता हूँ। बस ऐसा सुनना था कि कौवा तुरंत बोलता है, तोते, तुम्हारा रंग लाल जरूर है और मेरा काला। तुम सबसे पूछ सकते हो उड़ने में मेरी कौशल कैसी है। मैं तो उल्टा होकर भी उड़ लेता हूँ। तो फिर रेस हो जाए और देखते हैं कि वो सामने सागर में जो द्वीप है उसे पहले कौन छूकर वापस लौटता है। अब मजा आएगा। कालू कौवे, आपको भी आपके मुकाबले का मिल गया है। अगर हार गए तो फिर कभी अपनी बढ़ाई नहीं मारोगे हमारे सामने। अभी पता चल जाएगा। लाल तोते, तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते हो। तो फिर आ जाओ, सागर भी सामने है और मुकाबला करें। फिर मुकाबला शुरू होता है। तोता थोड़ा धीरे धीरे उड़ रहा था, परंतु कालू तो ऐसे करतब कर रहा था कि वो तो उल्टा होकर भी उड़ रहा था। फिर अपना मुंह पीछे करके उड़ने लगा। देखो तो जरा, तोता आया मेरा मुकाबला करने। ऐसे उल्टा सीधा उड़ता हुआ वो कौवा तो तोते से ज्यादा आगे निकल जाता है, परंतु तोता आराम से उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। धूप भी तेज थी। फिर कौवा तो थक जाता है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। वो तो अपना सारा जोर ही लगा चुका था। वो अब ऐसे उड़ने लगा जैसे कोई कछुआ चलता हो। दूसरी तरफ तोता अपनी रफ्तार में उड़ता हुआ उस द्वीप को अपना पंख लगाकर वापस होता है। कौवा गहरे समंदर में चकराता फिर रहा था। वो तो तेजी से समंदर की तरफ गिरता है। वो समंदर में गिरने ही वाला था कि लाल तोते ने आकर उसे सहयोग दिया और उसे उठाकर किनारे पर ले आया। अब के बाद कभी अपनी इतनी तारीफें न करना। फिर कालू कौवा अपने सब दोस्तों से माफी मांगता है और लाल तोते को धन्यवाद बोलता है। अगर आप आज मुझे किनारे पर ना लाते तो मैं सागर की लहरों में ही मर जाता। फिर वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। जवानी में तो वो बहुत ताकतवर थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोई शिकार पकड़ सके। अब वो रहती भी बाकी सब पक्षियों के साथ ही थी। पक्षियों को भी इससे डर नहीं लगता था, क्योंकि वो भी ये बात जानते थे कि अब चील बूढ़ी हो चुकी है और अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं है। हाय हाय, कितने अच्छे थे वो दिन। जिस ताजे मांस का दिल चाहता था शिकार करके खा लेती थी, लेकिन अब तो गला सड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। काश जवानी फिर से वापस आ जाए। आज तो चील का मांस खाने को बहुत दिल कर रहा था। चील के घोंसले के साथ ही कौवे का घोंसला भी था। कौवे के 2 बच्चे थे, एक का नाम जुक्कू था और एक का नाम टिंकू। कौवे को अपने बच्चों से बहुत प्यार था। उस कौवे की भी चील के साथ बहुत दोस्ती थी। कौवा चील का बहुत ख्याल करता था। चील जब भी पक्षियों को देखती तो उसका मुंह पानी से भर जाता, लेकिन वो बहुत मजबूर थी, क्योंकि अगर वो किसी बच्चे को खा भी लेती और बाकी पक्षियों को पता चलता तो वो सब मिलकर उसे मार देते। इसलिए वो चुप करके बैठ जाती और पक्षियों की तरफ से मिलने वाले दाने और गले सड़े मांस पर ही गुजारा करती। रानो चिड़िया भी पास में ही रहती थी। वो भी बूढ़ी चील का बहुत ख्याल रखती थी। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था।
एक दिन रानो चिड़िया का बेटा खेल रहा था। उसे देखकर तो चील से रहा नहीं जाता। वो सोचती है, अगर मैं उसे खा लूं तो कौन सा किसी को पता चलना है और मुझ पर तो किसी का शक भी नहीं जाएगा। सब जानते हैं मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। अरे बेटा जरा इधर तो आना। जी आंटी, क्या बात है? बेटा मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुम तो जानते हो कि इस उम्र में मुझसे अकेले तो कहीं जाया नहीं जाता। तुम मुझे जरा वहाँ नदी के पास छोड़ो। अच्छा आंटी, मैं अभी अपनी मम्मा को बता कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया था। तुम बस मुझे जल्दी से ले जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया है कि मैं किसी के साथ भी अकेला न जाऊँ। मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। तुम रहने ही दो, अब मेरा मूड बदल गया है। अब मैं यहीं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे नींद आ रही है। मैं सोने लगी हूँ। और रानो चिड़िया का बेटा वापस चला जाता है। कितना चालाक है ये चूजा सा, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। और चील को फिर से दाना खाकर ही सोना पड़ता है। मम्मा, चील आंटी बेचारी कितनी कमजोर हो गई है, अकेले कहीं भी नहीं जा सकती। बेटा सब पक्षी तो उसे घर बैठे ही सारी चीजें दे आते हैं, फिर उसे कहीं जाने की क्या जरूरत। मम्मा, मुझे आज चील आंटी कह रही थी कि मैं बोर हो रही हूँ तो मुझे नदी पर छोड़ाओ। मैंने कहा मम्मा से पूछ कर आता हूँ, तो वो कहने लगी कि उसने आपसे पूछ लिया है। उसके बाद जुजू अपनी माँ को सारी बात बताता है। रानो को बहुत हैरत होती है कि वो तो आज चील से मिली भी नहीं है, तो उसने जुजू से झूठ क्यों बोला है। हो ना हो कोई गड़बड़ जरूर है। बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया। कोई आपसे जैसे भी कहे, जब तक आप मुझसे न पूछ लो आपने कहीं भी नहीं जाना है। रानो को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है कि कैसे उसके बेटे ने उसकी दी हुई शिक्षा पर अमल किया है। सुबह होते ही रानो चिड़िया कव्वे की तरफ जाती है और कव्वे को सारी बात बताती है। रानो बहन, एक तो तुम वहम बहुत करती हो। अब चील में इतनी ताकत कहाँ, वो तो एक चूंटी भी नहीं मार सकती, भला एक पक्षी को कैसे मार सकती है। कव्वे भैया, प्रकृति कभी नहीं बदलती। मैंने तो सिर्फ आपको आगाह किया है, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और रानो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चील की भी ताज़ा मांस खाने की इच्छा और बढ़ती गई। ऐसे ही एक दिन कव्वे को दूसरे जंगल जाना होता है और वो अपने बच्चों को समझा कर जाता है। बच्चों, मैं अपने मामा से मिलने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों भाई प्यार से रहना और घर से कहीं दूर न जाना। और कव्वा सीधा चील की तरफ जाता है। चील दीदी, मैं जरा दूसरे जंगल जा रहा हूँ अपने मामा जी से मिलने। तुम मेरे बच्चों का जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ जाओ, बेफिक्र होके जाओ, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। और कव्वा दूसरे जंगल चला जाता है। वाह, आज तो कव्वा दूर ही गया है। इसके बच्चे भी अकेले हैं, लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ नहीं खा सकती। पहले तो मुझे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करके अलग करना होगा, फिर मैं इन दोनों को ही खा पी जाऊंगी। वैसे तो इनका मांस इतना मजे का नहीं होगा, लेकिन ताजा तो होगा ना। आज इनसे ही काम चला लूंगी। फिर चील तरकीबें सोचने लगती है और उसके जहन में एक आइडिया आता है। चील जग्गू को आवाज देती है। जग्गू बेटा, मेरे पास आओ जरा, मैं बोर हो रही हूँ। हाँ जी आंटी। बेटा तुम कितने सुंदर हो और भोले भी। तुम्हारा पापा तो बस टिंकू से ही प्यार करता है। नहीं आंटी, मेरा पापा हम दोनों से ही ज्यादा प्यार करता है। मैंने खुद सुना है, एक दिन तुम घर पर नहीं थे और तुम्हारा पापा टिंकू से कह रहा था कि वो अपना घर टिंकू को ही देगा, क्योंकि वो उसका लाडला बेटा है। अच्छा, पापा ऐसे कह रहा था? तो क्या अब तुम अपना हक ऐसे ही छोड़ दोगे? तो फिर मैं क्या करूं? अगर तुम कहो तो मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? अच्छा पहले मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे नहीं। नहीं बताता, आप बताएं तो सही। तुम टिंकू को मार दो। क्या आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी घर बनाने में लगा दोगे? अगर तुम टिंकू को मार दोगे तो ये घर सिर्फ तुम्हारा होगा और तुम्हारा पापा भी सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैं टिंकू को मारूंगा कैसे? ये काम मैं कर दूंगी। अच्छा तुम बताओ, टिंकू है किधर? जुजू के साथ खेलने गया है। अच्छा तुम उसे अपने साथ लेकर नदी के पास ले जाओ, वहाँ जाकर उसको बातों में लगाना और मैं पीछे से उस पर हमला कर दूंगी। और जग्गू टिंकू को लेने चला जाता है। वो टिंकू को ले जाकर नदी के पास बातों में लगाता है और वो चील पीछे से आकर उस पर हमला करके उसे मारकर खा जाती है। अब तुम कहाँ चले? मैं घर जा रहा हूँ, पापा आने ही वाले होंगे। ठहरो जरा, तुमसे तो हिसाब बराबर कर दूं, बुद्धू कहीं के। और चील जग्गू को भी मारकर खा जाती है। वाह, मजा आ गया। इतने दिनों से तरस रही थी, लेकिन अब दिल को शांति मिली है। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी।
रानो को तो मुझ पर पहले ही शक है। और चील वहाँ से कहीं और चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को कौवा जब वापस आता है तो अपने बच्चों को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है। वो सीधा चील के घोंसले की तरफ जाता है, लेकिन चील भी अपने घोंसले में नहीं थी। कौवा और भी परेशान हो जाता है और वो सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, तुमने जग्गू और टिंकू को देखा है? नहीं कौवे भैया। जग्गू और टिंकू घर पर नहीं है। अंकल, टिंकू मेरे साथ खेल रहा था तो जग्गू उसे अपने साथ लेकर नदी की तरफ गया था, और थोड़ी देर बाद मैंने चील आंटी को भी वहाँ जाते देखा था। वो सब नदी की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें जग्गू और टिंकू के टूटे हुए पंख दिखाई देते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी और कौवे के पास पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता।